गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज दर्शन करे, लाइव स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे, लाइव एच, ठीक है, विद द कैमरामैन दर्शन करे। सो एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। हमने सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के पहले अमेंडमेंट्स रिलीज कर दिए थे ऑलरेडी फरवरी और फरवरी एंड तक के। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 6D अमेंडमेंट्स, 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले अमेंडमेंट्स, ठीक है। सो आई विश पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देना। बहुत कम अमेंडमेंट्स है, आपको इसको अच्छे तरीके से देखना लेकिन जरूरी है। कुछ 4-5 पेजेस के ही अमेंडमेंट्स है, लेकिन ठीक से देखना जरूरी है। तो बिना समय को जाया करिए, सबसे पहली चीज, amendments of the following chapters are covered in Group 1 Corporate and Economic Law. Lectures and the notes for the same are already uploaded on the YouTube channel of Darshan Khare's Logics. 3 चैप्टर ऐसे हैं जैसे फेमा, आईबीसी और पीएमएलए। इनके अमेंडमेंट जो ग्रुप 1 लॉ में है वो जैसे के वैसे 6D में भी आते हैं। तो उनको अमेंडमेंट्स के लिए मैंने YouTube पे ऑलरेडी लेक्चर डाला है और उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। सो फेमा, आईबीसी और पीएमएलए डिक्टो सेम टू सेम है। मैंने दोनों आरटीपीज और अमेंडमेंट की चीजें कंसिडर करके देखा तो मुझे एक्जैक्टली सेम दिखे, इसलिए इसके अंदर हमने इसको कवर अप नहीं किया है। उसके लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं YouTube पे, प्लीज आप उसको जाके देखिए और उसके नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका फायदा ही होगा और आपका समय भी बचेगा, ठीक है। अगर ये 3 चैप्टर छोड़ दिए तो सिर्फ 6 में से 2 चैप्टर्स में ही अमेंडमेंट्स है। जैसे आप सबको पता है 6 चैप्टर है हमको। सबसे पहले फेमा, आईबीसी और पीएमएलए, फिर है रेरा, कंपटीशन एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टीज। तो इसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स में ही अमेंडमेंट है, जिसमें से पहली अमेंडमेंट है कंपटीशन एक्ट के अंदर और बेसिकली कॉम्बिनेशन वाले एरिया में। क्लियर है कंसेप्ट? लेक्चर शुरू करने के पहले ये भी मैं बोल दूं, जो हमारा 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट के केस स्टडीज है वो भी नियरली 1-2 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर रिलीज हो जाएंगे, टेंटेटिवली 20 मार्च तक। और इंस्टीट्यूट ने एक 6D के लिए बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा रिलीज किया है केस स्टडी का, 77 पेजेस का। उसका एनालिसिस चल रहा है, पर इट इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको एनालाइज करके पूरी तरीके से दे दे। बट स्टिल जब भी हो जाएगा तो उस वक्त हम उसको दे देंगे, प्रोवाइडेड बच्चों को ये सलाह है कि आप उसको ठीक से पढ़ना शुरू कीजिए, ये आपके लिए काफी कारगर रहेगा, ठीक है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसको दे दूं, बट शेड्यूल्स बहुत हेवी चल रहे हैं। तो फिलहाल जो हमारे बुक के पीछे की केस स्टडीज है मैं उसको रिलीज कर देता हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे थे, सर बुक के पीछे की केस स्टडीज तो सबसे पहले रिलीज कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। सो वी आर डूइंग द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 5A के अंदर अमेंडमेंट है। जो रेगुलेशन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रिलेटिंग टू द कॉम्बिनेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2019, जिसके अंदर रेगुलेशन 5A के अंदर अमेंडमेंट है नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन अंडर ग्रीन चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन को यहां पे बता दूं, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ द कॉम्बिनेशन अंडर ग्रीन चैनल for the category of the combination mentioned in schedule 3, the parties to such a combination. Now what is schedule 3? तो schedule 3 is about green channel. It is about क्या लिखा है उसे? green channel. सब green channel के अंदर अगर आपको combination करना है उसके लिए ये है, the parties to such a combination may at their option give in notice in form number 1 pursuant to regulation 5 along with the declaration specified in schedule 4. Upon filing a notice under subregulation 1, acknowledgement thereof, the proposed combination shall be deemed to have been approved by the commission under subsection 1 of section 31 of the act, provided that where commission finds that combination does not fall under the schedule 3 or the declaration filed pursuant to subregulation 1 is incorrect, declaration is incorrect or combination is not under schedule 3, does not fall in schedule 3, the notice given and the approval granted in the regulation shall be void ab initio. So deal with the combination in accordance with the provision of the act, provided further that commission shall give the parties to the combination an opportunity of being heard before arriving at finding that the combination does not fall under the schedule 3 and declaration filed pursuant to subregulation 1 is correct. अब मैंने पूरा अमेंडमेंट पढ़ लिया, लेकिन अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। पहली चीज तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ग्रीन चैनल का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? तो बहुत सिंपल है बेटा, जब कॉम्बिनेशन वाले पार्टीज या ग्रुप एंटिटीज या एंटिटी विच आर गोइंग फॉर द कॉम्बिनेशन, या जिन एंटिटीज ने कंपनी के शेयर्स या कोई भी कंट्रोल होल्ड करके रखा है, जब ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैप नहीं करने वाले। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप मतलब 2 सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री मर्ज नहीं होने वाले, बिकॉज अगर कंपटीशन का मकसद है कंपटीशन को बढ़ाना,
दो सिमिलर इंडस्ट्री जैसे पेप्सिको और कोका कोला अगर ये मर्ज हो गए तो इससे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो सकता है, इससे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। सो हॉरिजॉन्टल ओवरलैप नहीं होने वाला है। एग्जिस्टिंग पोटेंशियल वर्टिकल इंटीग्रेशन, कोई भी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल वर्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो एग्जिस्टिंग कोई इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए या वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, ना अभी ना पोटेंशियल ना आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जिंदल स्टील, जिंदल इस्पात और टाटा स्टील ये वर्टिकल इंटीग्रेशन वाली कंपनीज है, अगर ये मर्ज हो गई तो इससे भी कंपटीशन के ऊपर असर होगा। फिर नो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी कंबाइंड, ये तीनों टाइप के कॉम्बिनेशन बंद किए गए हैं। इनको अगर आप ये तीनों से बिलोंग नहीं करते, इफ यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस थ्री, यहां नो करके वर्ड यूज किया है मैंने, इफ यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस थ्री, तो ऐसे अमलगमेशन या मर्जर को या ऐसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इन ग्रीन चैनल। कॉम्बिनेशन इन क्या बोले से ग्रीन चैनल। अब जो एंटिटीज ग्रीन चैनल की इन कंडीशंस को कंप्लाई करती है, मैं यहां पे चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ट पहले से बन चुका है, थोड़ा और उसको एडअप कर दे। जो एंटिटीज ग्रीन चैनल के अंदर कॉम्बिनेशन करना चाहती है, वेदर यू हैव कंप्लाइड विद दिस कंडीशन, अगर आप इन कंडीशंस को कंप्लाई करते हो या अगर आप इन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते हो, अगर आप कंप्लाई करते हो तो आप हो ग्रीन चैनल वाले कॉम्बिनेशन, और आपने ऐसे सिचुएशन में सीसीआई को अप्लाई करना चाहिए इन फॉर्म नंबर 1 फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशन। किसको अप्लाई करना चाहिए? सीसीआई को इन फॉर्म नंबर 1। लेकिन आप इसके अंदर फॉल नहीं करते, ग्रीन चैनल में आप फॉल नहीं करते, तो यू शुड अप्लाई टू कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 5, एज पर जो रेगुलेशन नंबर है 5, उसके हिसाब से आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रीन चैनल में फॉर्म नहीं करते। ग्रीन चैनल वाले कंपनीज का रिस्क थोड़ा कम होता है, कंपटीशन के ऊपर असर थोड़ा कम होता है, इसलिए क्योंकि आप इसमें से बिलोंग नहीं करते, तो आपका एप्लीकेशन स्पीडियर प्रोसेस में जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देगा। लेकिन आप ग्रीन चैनल से बिलोंग नहीं करते इसका मतलब यह है बच्चों कि भाई आपका कॉम्बिनेशन रिस्की हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आप एज पर रेगुलेशन 5 अप्लाई कीजिए। अगर आपने ग्रीन चैनल में अप्लाई किया तो सीसीआई एक तो आपके कॉम्बिनेशन के लिए हां बोल देगा, यस, या फिर वो आपके कॉम्बिनेशन के लिए नहीं बोलेगा। और नहीं बोलने के बाद अगर सीसीआई को यह लगता है कि दिस इज अ नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड नॉट ग्रीन चैनल, देयर इज नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड नॉट ग्रीन चैनल, तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड गो हियर, आप वापस से रेगुलेशन 5 के अंदर ही अप्लाई करोगे, बिकॉज इट इज नॉर्मल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप ग्रीन चैनल वाले जीसी, ग्रीन चैनल वाले कॉम्बिनेशन हो, आप फिर भी ग्रीन चैनल वाले कॉम्बिनेशन और सीसी ने नहीं बोल दिया, दैट मीन्स योर कॉम्बिनेशन इज वॉइड, दैट मीन्स योर कॉम्बिनेशन इज वॉइड। तो ये चीज को आपको समझना जरूरी है। अगर आप, वापस एक बार बोल दूं, अगर आप हॉरिजॉन्टल ओवरलैप में नहीं हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन में नहीं हो, और ना ही आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है और आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हो, तो आप ग्रीन चैनल में हो। अगर इन तीनों में से कोई भी कंप्लाई कर लिया तो आप ग्रीन चैनल में नहीं हो, आपको रेगुलर प्रोसीजर लगेगी। अगर तीनों में से आपने कोई भी वाला एरिया सिलेक्ट नहीं किया, इसमें से किसी में भी आप नहीं फंसते, तो ऐसे सिचुएशन में आप ग्रीन चैनल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। मैं चाहूंगा इस चीज को लिख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी, वेरी गुड. सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है, ग्रीन चैनल वाला अमेंडमेंट हमारे यहां पे खत्म होता है. अब छोटे छोटे अमेंडमेंट है कॉम्पिटिशन एक्ट के, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं. एक अमेंडमेंट है, इट इज रिगार्डिंग रेगुलेशन नंबर 13, जिसमें हम कॉम्बिनेशन की समरी देते हैं, जिसके अंदर सबसेक्शन नंबर 1A को सब्स्टिट्यूट किया गया है, सब रेगुलेशन 1A को सब्स्टिट्यूट किया गया है और सब रेगुलेशन नंबर 1B को डिलीट कर दिया गया है. सो सब रेगुलेशन 1A में क्या बोला है, नया सब रेगुलेशन है, सो ध्यान देना. अ समरी ऑफ द कॉम्बिनेशन नॉट कंटेनिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, not containing any confidential information, is not more than 1000 words, comprising details regarding name of the parties to the combination, be the nature and the purpose of the combination, and the product, service and the business of the parties to the combination, the respective market in which the parties to combination operate, shall be filed for the purpose of publishing the same on the website of the commission. तो आपने 1000 वर्ड वाली समरी जिसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपने सीसीआई को फाइल करनी है. रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने सेपरेट डिस्क्लोजर्स देने हैं अगर सीसीआई डिमांड करता है तो. ये चीज को याद रखना, छोटा सा अमेंडमेंट है. ये चीज होने के बाद में दो ही अमेंडमेंट है कॉम्पिटिशन एक्ट के. पहला विच इज रिगार्डिंग ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन, फॉर्म 1 के अंदर अप्लाई करना है फास्ट ट्रैक मोड में इसको क्लियर करने के लिए, और दूसरा समरी ऑफ द कॉम्बिनेशन. फिर जाते हैं प्रोहिबिशन ऑन बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन 1988 के ऊपर. अमेंडमेंट नंबर 3 सेक्शन 23 में पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट द इंक्वायरी है. अब जरा ध्यान देना, बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन के अंदर अगर किसी पर्सन ने खुद का इनकम या खुद की प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम पे दिखाई है टू अवॉइड द टैक्स, तो उस पर्सन को जिसके नाम पे दिखाई है उसे हम कहते हैं बेनामीदार. आपको तो ऑब्वियसली पता होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो जरा ध्यान देना, सैफ ने खुद के नाम पे जो इनकम थी वो इनकम ट्रांसफर की या दिखाई इन द नेम ऑफ तैमूर. किसके नाम पे, तैमूर के नाम पे. तो आपको पता होगा कि तैमूर को हम कहते हैं बेनामीदार. क्या कहते हैं बोले एक बार, बेनामीदार. तो बहुत अच्छे से ध्यान देना. उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की बात की है कि कोई बेनामीदार है क्या, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा. तो जरा ध्यान देना, द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी. अब जिन्होंने मेरी क्लास की है मैंने उसके अंदर बताया था कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अथॉरिटी, व्हाट इज इनिशिएटिंग अथॉरिटी, व्हाट इज अप्रूविंग अथॉरिटी, और मैंने बताया था अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है. तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमने आधे घंटे तक डिस्कस किया था, यहां इसको बताना मुश्किल है. So initiating officer after obtaining prior approval of approving authority shall have the power to conduct or cause to be conducted any inquiry or investigation in respect of any person, place or property or the asset or the document, books of the accounts or other document in respect of any other relevant matters under this act. क्लियर है, कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. पर अब अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट इज दिस वन. ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, दिस इज एन अमेंडमेंट. For the removal of doubt, it is hereby clarified that nothing contained in this section shall apply and shall be deemed to have ever applied where notice under subsection 1 of section 24 has been issued by initiating officer. मतलब 23 में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते अगर 24 में नोटिस दिया है. सर 24 किसका है, नीचे ही नाम देखिए, नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन बेनामी ट्रांजेक्शन. अगर पर्सन को आपने, बेनामीदार को ऑलरेडी आपने नोटिस दे दिया है कि तेरी प्रॉपर्टी अटैच कर, तो हम यहां पे 23 में इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे. ऑलरेडी हमने अथॉरिटी को अटैच करने का, ऑलरेडी हमने अटैचमेंट का दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत ही नहीं है ना. दैट मींस 23 विल नॉट अप्लाई जब आपका क्या लगने वाला है बोले एक बार उसे 24. ये चीज को समझना काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर. मतलब आपने अगर अटैचमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी नया इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट को नेक्स्ट amendment under amendment number 4 section number 24. Notice and attachment of the property involved in benami transaction where initiating officer on the basis of material in his possession, मतलब बेटा एविडेंस है, मजाक नहीं चल रहा है, ये ऑलरेडी हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी इस चीज को सीखा है. हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन बेनामीदार इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग अ रीजन इन राइटिंग इशू अ नोटिस टू अ पर्सन टू शो कॉज, नोटिस to a person to show cause within such a time as may be specified in notice of the property should not be treated as benami property. ठीक है, show cause within such a time as may be specified in the notice why property should not be treated as benami property. For example, आप यहां पे पहली बात, अब मैं तैमूर के साथ ही इसको बोलता हूं, तैमूर के अंदर आप दो
ऑर्डर पास कर सकते हो। पहला ऑर्डर आप इन्वेस्टिगेशन या फिर इंस्पेक्शन का पास कर सकते हो, और इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन का ऑर्डर आप सेक्शन कहां पास करोगे, 23 में। या फिर और दूसरा ऑर्डर आप पास कर सकते हो फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ क्या लिखवा उसे, प्रॉपर्टी, जो आप पास कर सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 24 में। लेकिन ये दोनों और है, जहां 24 लगेगा वहां 23 नहीं लगेगा। ये चीज को मैंने आपको ऑलरेडी बोला है अभी अमेंडमेंट में। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले 24 में हम पॉइंट नंबर 1 में देते हैं SCN, शो कॉज नोटिस, व्हाई इट इज नॉट बेनामी प्रॉपर्टी। प्रूव कीजिए कि व्हाई इट इज नॉट अ बेनामी प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये बेनामी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो 24 में सबसे पहले नोटिस व्हाई इट इज नॉट अ बेनामी प्रॉपर्टी, ये प्रूव कीजिए। ये हम तैमूर को पूछ रहे हैं, बताइए बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना कंसिडर की जाए। Where a notice under subsection 1 specifies any property has been held, benamidar referred to in subsection, a copy of the notice shall also be issued to the beneficial owner if his identity is known। मतलब अगर आपको यहां पे आइडेंटिटी पता है, एक नोटिस तो आपने तैमूर को दे ही दिया, एडिशनली गिव नोटिस टू सैफ, जो रियल बेनिफिशियरी है, गिव नोटिस टू सैफ अली खान को नोटिस दो अगर आपको इसकी आइडेंटिटी पता है तो। इफ नोन, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इफ नोन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बाद में नीचे where initiating officer is of the opinion that the person in the possession of the property held benami may alienate a property during a period, he may alienate a property, alienate मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी और नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, जुगाड़ कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। स्पेसिफाइड he may within a previous approval of approving authority by an order in writing attach provisionally the property as may be prescribed for a period। अब देखो यहां पे अमेंडमेंट है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। पहले ये था फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस, अभी ये हो गया है 90 डेज फ्रॉम द मैं इसको मार्क करना चाहूंगा अच्छे से, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 इज इशूड। फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 इज इशूड। 90 डेज के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट है। मतलब अगर यहां अब देखो इस चार्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहां पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेदर बेनामीदार इज नॉट एलिनेटिंग अ प्रॉपर्टी, वेदर बेनामीदार इज नॉट एलिनेटिंग अ प्रॉपर्टी, और बेनामीदार इज एलियनेटिंग अ प्रॉपर्टी। ये बेनामीदार इज नॉट एलियनेटिंग प्रॉपर्टी, कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन एलियनेटिंग अ प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का आप ऑर्डर पास करोगे। अब प्रोविजनल अटैचमेंट कितने दिन के लिए, 90 डेज फ्रॉम मंथ ऑफ ऑर्डर। आपने जिस देखो फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर सबसेक्शन इज इशूड, मतलब आपने अगर ऑर्डर पास किया है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर पास किया है ऑन 1 जून 2025, तो हम उस मंथ का, दिस बिलोंग्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, सो जून 30 जून 2025 से 90 डेज तक, बच्चों बोलो कितने डेज तक, 90 डेज। जुलाई के 31, अगस्त के 31 हो गए 62, और फिर 28 डेज, जुलाई अगस्त सितंबर। सो हम सितंबर के 28 तारीख तक, 21 दिन इधर उधर, सितंबर के 28 तारीख तक के अटैचमेंट करेंगे। दिस इज अ डेट टिल विच द एंड डेट ऑफ अटैचमेंट, मतलब सितंबर के 28 तारीख तक, जुलाई अगस्त है 27 के 28, बिकॉज टोटल 90 डेज हमको कंसिडर करना है, तो इस हिसाब से हम इसको प्रोविजनली अटैच करेंगे। ये चीज को आपको समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं उससे? एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। यहां तक समझ में आया? फिर
द इनिशिएट, अच्छा ये जो आप अटैचमेंट का प्रॉपर्टी का एलियनेटिंग प्रॉपर्टी का अटैचमेंट आप पास कर रहे हो, यहां आपके अप्रूविंग अथॉरिटी का भी अप्रूवल लगेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी का भी अप्रूवल लगेगा, ये चीज को याद रखना। एवी आप पास नहीं कर सकते, इनिशिएटिंग ऑफिसर एवी ऑर्डर अटैचमेंट का पास नहीं कर पाएगा। नीचे the initiating officer after making the inquiry and calling for such a report as evidence as he deem fit and taking into all account all relevant material shall within a period of 90 days from the last day of the month in which the notice was issued where the provisional attachment has been made under subsection 3 pass an order continuing the provisional attachment of the property with a prior approval of approving authority. Clear है? Or revoke the provisional attachment of the property with a prior approval of approving authority where provisional attachment has been made under subsection 3 pass an order provisionally attaching the property with a prior approval of approving authority till passing of the order of adjudicating authority decide not to attach a property as specified in the notice. So जो आपने यहां पे ऑर्डर पास किया है अटैचमेंट का, जब ये 90 डेज फिनिश हो जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में दो ऑर्डर आप पास कर सकते हो। इधर एक्सटेंड, देखो क्या बोला गया है, ऑर्डर कंटेनिंग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अप्रूविंग अथॉरिटी टिल पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन 26। ये कौन ऑर्डर पास करने वाला है? द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग द सेम till the passing the order by adjudicating authority under subsection number 3. So आप इसको further provisional attachment कर सकते हो। till order of adjudicating authority. Adjudicating authority under section number 26 subsection number 3, या तो फिर आप दूसरा ऑर्डर पास कर सकते हो रिवोक अ प्रोविजनल अटैचमेंट। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अमेंडमेंट इतना ही है कि 90 डेज आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ से। मैं चाहूंगा इसके जरा आप छोटे से पिक्स खींच के रखो, मतलब समय बचेगा, पिक्स खींच के रखो, बाद में इसको लिख लेना। गो फॉर इट फास्ट। ये फर्स्ट पिक हो गया, देन सेकंड वन। ठीक है, जिनको चाहिए वो एक बार प्रोविजन वापस पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना, मैं उसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के लिए आऊंगा, जस्ट वेट। सो अगर ये हो गया होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लू। फॉर द, बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी अमेंडमेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन कंप्यूटिंग अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो हम 90 डेज का पीरियड कैलकुलेट करें उसको कंप्यूट करते हैं, द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन ऑफ कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब 90 डेज से वो पीरियड निकालना है अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया है कि कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं होगा, ऐसा कोर्ट ने अगर बोला है तो उतना पीरियड आपको रिड्यूस करना है। प्रोवाइडेड दैट
Immediately after exclusion of the aforesaid period, the period of limitation referred to in subsection 4 available to initiating officer for passing order of attachment is less than 30 days. Such a remaining period shall be deemed to be extended to 30 days. अब ये थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, there is a star mark. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. क्लियर है? अच्छे तरीके से ध्यान देना. मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा. ध्यान देना. अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास किया 1 जून 2025 को पर ये 30th ऑफ जून 2025 से हम 90 डेज मानेंगे. तो 30th ऑफ जून 2025 से अगर मैं इसको 98 डेज मानूं तो हमने कैलकुलेशन किया ये 20th ऑफ सितंबर 2025 तक 90 डेज माना जाएगा. बोलो हाँ है ना. सो इट इज 90 डेज. अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि कोर्ट ने बीच में अटैचमेंट के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया ऑन 15th ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉट 15, यहां से नहीं लेते, होल्ड. कोर्ट ने यहां पे स्टे ऑर्डर दे दिया ऑन, ध्यान देना बड़े अच्छे तरीके से, 15th ऑफ अगस्त से लेके स्टे ऑर्डर शुरू किया. 2025 से लेके इन्होंने स्टे ऑर्डर शुरू कर दिया और ये स्टे ऑर्डर उनको चलता रहा टिल 15th ऑफ अगस्त भी नहीं, आई हैव टू टेक इट, माय मिस्टेक. 15th ऑफ सितंबर से 2025 से स्टे ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने और ये इनका स्टे ऑर्डर चलता रहा 2 महीने तक. कितने महीने तक? 2 महीने तक. तो 2 महीने तक जब ये स्टे ऑर्डर चलेगा, समझो 15th ऑफ अक्टूबर और नवंबर, दैट इज 15th ऑफ नवंबर 2025 तक के स्टे ऑर्डर चलता रहा. अब ऐसे सिचुएशन में आपके जो 2 महीने हैं वो तो इसके अंदर काउंट नहीं होंगे और यहां से यहां तक का डिफरेंस 13 डेज का फर्दर है. अगर मैं इसको 16 बोलूं, मतलब 15 बोलूं तो 13 डेज का फर्दर डिफरेंस है. मतलब 13 ये जो दिन है, 13 दिन जो सितंबर के है, 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर का, ये 13 दिन आपको एडिशनली मिलने चाहिए. ये 13 दिन आपको एडिशनली मिलने चाहिए 15 नवंबर के बाद. लेकिन अगर इन्होंने क्या बोला है, अब यहां प्रोविजन समझना बहुत मुश्किल है बच्चों, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा तो ही जाके समझ में आएगा, अदरवाइज ये काफी मुश्किल है. बहुत अच्छे से ध्यान देना. तो ये 13 दिन जो है, मतलब आपके 28 सितंबर का अटैचमेंट का जो एंड डेट है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 13 डेज जो है वो ऐड हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद. अब अगर मैं बोलता हूं 15 नवंबर के बाद 13 दिन ऐड हो जाएंगे तो वो टेंटेटिवली आएगा 28 नवंबर 2025. ये आएगा, ये आना चाहिए आपका एंड डेट ऑफ अटैचमेंट. ये 13 डेज मैंने यहां पे ऐड किए तो ये आएगा एंड डेट ऑफ अटैचमेंट 28 नवंबर. फिर इन्होंने ये क्या बोला है, अब ये प्रोवाइडेड एट पढ़ो तो समझ में आएगा. Provided that where immediately after exclusion of the aforesaid period, the period of limitation referred to in subsection 4, मतलब 90 days वाला period available to initiation officer for passing order of attachment is less than 30 days. अगर ये पीरियड हमने एक्सक्लूड करने के बाद जो बचता है 30 डेज, सच रिमेनिंग पीरियड विल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज. यह निकालने के बाद अगर कोई पीरियड बचता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम 30 डेज का पीरियड मानेंगे. मतलब यहां पे जो हमारे 13 दिन बचे हैं, हम इसको 13 नहीं मानेंगे, हम इसको भी 28 नवंबर से आगे एक्सटेंड करेंगे. 13 दिन को हम 30 दिन तक एक्सटेंड करेंगे और हमारा जो डेट आएगा वो आएगा 15 दिसंबर 2025. देखो उन्होंने खुद ने बोला है 30 डेज तक एक्सटेंड करना है अटैचमेंट लेस देन 30 डेज, सच रिमेनिंग पीरियड शॉल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज. जो भी 13 दिन बचे हैं हम उसको एक्सटेंड करेंगे 30 डेज तक के, 30 डेज तक, अप टू 30 डेज बोला है. इसलिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 इज एंड पीरियड ऑफ अटैचमेंट, इज एंड पीरियड ऑफ अटैचमेंट. ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है. इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कतई जहर सवाल है. मैं चाहूंगा इसका फोटो आप खींच के रखिए, प्लीज खींच लीजिएगा.
अब सवाल उठता है ऐसा प्रोविजन क्यों आया? क्योंकि बेटा 13 दिन के अंदर वापस अटैचमेंट छोड़ देना और प्रोसीजर्स कंप्लीट करना है काफी मुश्किल हो सकता है कोर्ट ऑर्डर के बाद, तो एक सफिशिएंट समय मिलना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर, इसलिए ये पीरियड दिया है। क्लियर है? आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इमीडिएटली आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द अफोरसेड पीरियड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेफर्ड to in subsection 5 available to initiating officer to refer the order of attachment adjudicating authority is less than 7 days, such remaining period deemed to be extended to कितना बोले एक बार उसे 7 days। लेकिन अगर सबसेक्शन नंबर 5 में देखो 5 में क्या बोला गया है, वेयर इनिशिएटिंग ऑफिसर पास ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और passes order provisionally attaching the property under subsection, he shall within a 15 days from the date of attachment draw up a statement of the case and refer it to the adjudicating authority। मतलब उसको 15 दिन मिलेंगे, अगर वो रीअटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करता है तो उसको 15 डेज मिलेंगे इसका केस स्टडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देने के लिए। पर अब तो स्टे ऑर्डर आ गया और स्टे ऑर्डर में वो 15 डेज काउंट नहीं किए जाएंगे, 15 डेज में स्टे ऑर्डर काउंट नहीं होगा। समझो ये स्टे ऑर्डर निकालने के बाद जैसे यहां 13 डेज बचते हैं वैसे ही 7 डेज बचे अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए, तो उसको 7 डेज तक के एक्सटेंडेड माना जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? मतलब सिंपली ऐसा बोला गया है। अगर मैं टाइमलाइन के ऊपर बोलूं तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, अगर मैं बोलूं 1 जून 2025 को आपने अटैचमेंट किया, ये खत्म होने वाला है आपका 28 सितंबर 2025 को। यहां पे अटैचमेंट खत्म हो रहा था लेकिन यहां पे रिन्यू कर दिया इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, तो 28 सितंबर 2025 से 15 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? 15 डे। सो अगर मैं बोलूं 28 सितंबर के बाद में 2 दिन और उधर 13 दिन, मतलब 13 अक्टूबर 2025 तक के यू शुड गिव अ नोटिस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कि आपने प्रोविजनल अटैचमेंट रिन्यू कर दिया है, लेकिन बीच में आ गया स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर जिस वजह से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए स्टे ऑर्डर यहां पे आ गया, मैं इसको अलग कलर के पेन से मार्क करता हूं, स्टे ऑर्डर यहां पे आ गया और ये स्टे ऑर्डर समझो खत्म हुआ इस दिन। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि स्टे ऑर्डर आ गया भैया 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को स्टे ऑर्डर आया और वो स्टे ऑर्डर और यहां बचे सिर्फ 3 ही दिन, बिकॉज 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तो सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं ना। सो 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में 3 ही दिन बचे और अभी तक के आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट नहीं दिया और स्टे ऑर्डर समझो रिवोक हो गया। लेट्स सी, स्टे ऑर्डर रिवोक हो गया ऑन 25 अक्टूबर 2025 को स्टे ऑर्डर एंड हो गया। अब इसके बाद में तो आपके पास वो 3 ही दिन बचे हैं ना जो यहां बचे थे, ठीक है। सो ये 3 डेज नहीं माने जाएंगे, इसको एक्सटेंड करो 7 डेज तक के, ये उन्होंने बोला है। तो 25 अक्टूबर से 3 दिन 28 अक्टूबर को खत्म होते थे, लेकिन अब ये 7 दिन तक एक्सटेंड किया जाएगा। दैट मींस 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 नवंबर 2025 तक के आप नोटिस दे सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सो स्टे ऑर्डर निकलने के बाद में अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस देने के लिए 7 दिन से कम बचे हैं तो उसको 7 दिन तक एक्सटेंड किया जाए। अब इसका भी एक फोटो खींच लो, गो फॉर इट फास्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेक्चर रिवर्स फॉरवर्ड करके वापस 1-2 बार देखना तो समझ में आएगा। डन, वेरी गुड। चलो फिर आता है अमेंडमेंट नंबर 5, सेक्शन नंबर 26 एडजुडिकेशन ऑफ बेनॉमी प्रॉपर्टी। उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन एडअप किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन कंप्यूटिंग अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन ऑफ कोर्ट शॉल बी एक्सक्लूडेड। ये हमने ऊपर ही पढ़ा, सेम चीज उन्होंने नीचे दी है। Where immediately after exclusion of the period of limitation available by adjudicating authority by passing order is less than 60 days. अगर ये पीरियड 60 दिन से कम है after stay order, then such a remaining period should be extended to 60 days. Same adjudicating authority के पास अगर stay order के बाद 60 दिन से कम बचे हैं तो जब से stay order आया वहां से 60 दिन ऐड करना, सेम टाइमलाइन यहां पे क्रिएट किए जाएंगे सेक्शन 26 में। ये चीज को याद रखना, क्लियर है? आगे उसके बाद में सेक्शन 30 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल।
उसमें 2-3 वर्ड क्लियर करके एनी अथॉरिटी वर्ड डाले हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था, अब ये एनी अथॉरिटी हो चुका है, मतलब बेनामी प्रॉपर्टीज में किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ अपील किया जा सकता है। फिर अमेंडमेंट नंबर 7 सेक्शन 46 अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें एक सबसेक्शन 1A ऐड किया गया है। Any person aggrieved by an order passed by authority under section 54 may prefer appeal in such a form along with such a fee as may prescribe to appellate authority against the said order within a period of 45 days from the date of order। अब ये सेक्शन 54A क्या है, ये तो हमने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं था, तो जरा ध्यान देना। 54A is a new section, it is not only 54A, it is 54A and 54B। तो हम पहले 54A भी पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर आएंगे, तो जरा आ जाओ। See this 54A, penalty for failure to comply with the notice to furnish the information. Any person who fails to comply with summon issued under subsection 1 of section 19 furnish information and required under section 21, ये दोनों इंफॉर्मेशन डिमांड के सेक्शन है, दोनों में इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है, shall be liable to penalty of 25,000 rupee for each failure. Penalty under subsection 1 shall be imposed by authority who had issued the summon or called for information. No order under subsection 2 shall be passed by authority unless a person on whom penalty has been imposed has been given a reasonable opportunity of being heard. मतलब अगर किसी भी पर्सन ने आपको 19 में समन करने के बाद आया नहीं या 21 में उसने इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो फिर आप उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगाओगे। जो अथॉरिटी समन या इंफॉर्मेशन मांगेगी वही लगाएगी, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, प्रोवाइडेड दैट no penalty shall be imposed if such a person proves that he was in good and sufficient reason which prevented him from complying with the summon or furnishing information। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। So I am writing section 54A, न्यू सेक्शन है, penalty for not providing इंफॉर्मेशन। बेनामी प्रॉपर्टीज में हम सेक्शन 19 और सेक्शन 21 में इंफॉर्मेशन और समन मांगते हैं ना बेनामीदार से कि बताओ भैया ये बेनामी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है ना, उसके लिए। हमने सेक्शन 19 में इंफॉर्मेशन डिमांड किया या सेक्शन 19 में हमने उसको सुमन किया, सुमन, या सेक्शन नंबर 21 में वी डिमांडेड इंफॉर्मेशन, दोनों में से कोई भी, और ऐसे पर्सन ने ये कंप्लाई नहीं किया, नॉट कंप्लाइड, फिर उसके बाद में दो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में अगर उसने बोल दिया यू हैव सफिशिएंट कॉज नॉट टू कंप्लाई, जैसे उसके घर पे कोई कॉन्टिजेंसी हो गई, किसी की डेथ हो गई, पर्सन आ नहीं पाया, नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई भी सिचुएशन, सफिशिएंट कॉज, तो हम बोल सकते हैं नो पेनल्टी। लेकिन देयर इज नो सफिशिएंट कॉज, ऐसे ही नहीं आया, फालतू समझ रहा था कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा मेरी मर्जी, तो पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज ईच डिफॉल्ट। क्लियर है, ये चीज को आपने याद रखना। यह है सेक्शन 54A। अब देखते हैं 54B, प्रूफ ऑफ एंटिटीज इन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। The entities in the records or other document in the custody of an authority shall be admitted in the evidence if any proceeding for the prosecution of any person of an offense under the section 3 of this chapter as may be, and all such entity may be provided either by a production of the record or other document in the custody to the authority। आपने आपके कस्टडी में जितने भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स है वो अथॉरिटी को देने चाहिए एज ए एविडेंस। द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ द एंटिटी सर्टिफाइड by authority having custody of the records or other document under signature stating that it is a true copy of the original entities। Clear है concept? मतलब the entities in the records or other document in the custody of an authority shall be admitted in evidence in any proceeding। authority के पास कोई भी रिकॉर्ड है और उसने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको हम एविडेंस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी सर्टिफाई करेगा एज एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल
इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास में कोई रिकॉर्ड्स थे, उसने उसको कस्टडी में लिया था, बेनामीदार ने वो रिकॉर्ड्स दिए थे एज ए इंफॉर्मेशन, तो हम उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनिशिएटिंग ऑफिसर उसको सर्टिफाई करे कि ये रिकॉर्ड्स मेरे कस्टडी में है और इसको आप एविडेंस मान सकते हो। नॉर्मल सा सेक्शन है 54 भी, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा 54 ए का चार्ट आप एक बार फोटो खींच करके गो फॉर इट फास्ट। चलो फोटो खींच लिया सबने, ये हो गया सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 में आपको पेनल्टी लगी है, तो उसके खिलाफ अपील आप अपीलेट ट्रिब्यूनल को कर सकते हो इन सेक्शन नंबर 46। बस वही उन्होंने सब सेक्शन 1 वहां पे ऐड किया है, बाकी के और कोई भी नया यहां पे अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 46 में नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। चलो 54 हो गया, 54B हो गया, लास्ट सेक्शन है, लास्ट अमेंडमेंट है 6D इकोनॉमिक लॉ का। बच्चों ये सब हमने ग्रुप 1 में कवर किया है। अमेंडमेंट नंबर 11, section 55, previous sanction. No prosecution shall be instituted against any person in respect of offence under section 3, 53, without any previous sanction, for the purpose of the section, without any previous sanction of the competing authority. Clear है? So explanation add किया है. For the purpose, competing authority means a commissioner of director, commissioner, a director, a principal commissioner of income tax, principal director of income tax as defined in the respective section of the income tax. मतलब कोई भी प्रोसिक्यूशन इनके अप्रूवल से अगेंस्ट नहीं शुरू होगा, कमिश्नर, डायरेक्टर या इनकम टैक्स कमिश्नर के हिसाब से। अब आपने इनकम टैक्स ठीक से पढ़ा होगा, वो तो अपना फोर्टे नहीं है, पर अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑफिसर्स कौन है। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन अमेंडमेंट। 11 अमेंडमेंट्स हमने नियरली कवर किए हमारे इस अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर। बस इससे ज्यादा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, इतने आपने देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, रिगार्डिंग मॉड्यूल अपडेट नोट्स, इसको मैं थोड़ा सा बोल दूं। अगर मॉड्यूल अपडेशन का 6D में कोई मॉड्यूल अपडेट होगा तो बहुत कम है, मैं उसके नोट्स टेंटेटिवली 20 मार्च तक रिलीज करूंगा। हालांकि इसके अंदर ज्यादा कोई कंटेंट नहीं होगा, इसको एक बार आपको सिर्फ रीड करना पड़ेगा। नोट्स रिलीज करने का एक बार रीड करके देखना, अगर मुझे लगा कोई कंसेप्ट समझाने लायक है तो मैं उसके लिए वीडियो रिलीज करूंगा। दिस इज अमेंडमेंट लेक्चर फॉर 6D इकोनॉमिक लॉ। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और केस स्टडीज जो है वो हम जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट बुक में जो हमने 7-8 केस स्टडी दिए हैं उनको हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट ने जो है वो उसको देखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो, इंस्टीट्यूट ने पूरे कॉपी पेस्ट करके केस स्टडीज दिए, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत मारामारी का काम है, बट स्टिल विल ट्राई, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।